नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे उन खबरों की जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, भारत और नेपाल की साझी विरासत को और समृद्ध बनाने की जरूरत। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के 20 साल के सियासी सफर पर किताब का किया विमोचन। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। कहा, 20 साल के अनुभवों के पीछे के 30 सालों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 सम्मेलन का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर ओम बिरला ने कहा, भारत में लगातार मजबूत हो रहा है लोकतंत्र, पूर्वोत्तर में भी तेजी से हुआ है विकास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, भारत कोविड शमन तकनीकी और चिकित्सा विज्ञान को साझा करने को आगे भी है तैयार। महामारी की चुनौतियों से निपटने और स्वास्थ्य सुरक्षा की तैयारियों पर हुआ मंथन। सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, हर मां को स्वस्थ और सुपोषित करना अभियान का लक्ष्य। संसद सदस्य भी अपने संसदीय क्षेत्र में शुरू करें सुपोषण अभियान। तो बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का दौरा किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बातचीत में नए क्षेत्रों को तलाशने, मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने, शिक्षा में सहयोग और सांस्कृतिक विरासत की साझेदारी समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण कार्य के लिए आधारशिला रखी, जिसके बनने में करीब 3 साल का वक्त लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मेडिटेशन हॉल में आयोजित बुद्ध जयंती समारोह में शिरकत की। उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का ही उदाहरण है। आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वो सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है। और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। साथियों, भारत और नेपाल के अनेक तीर्थों ने सदियों से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की विशाल परंपरा को गति दी है। आज भी इन तीर्थों में पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। हमें भविष्य में अपने इन प्रयासों को और गति देनी होगी।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की इस पवित्र भूमि पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इस पवित्र भूमि पर आयोजित विशेष समारोह में पीएम मोदी की उपस्थिति बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान भी हुआ। वहीं द्विपक्षीय वार्ता में जल, विद्युत, विकास और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 सालों के सियासी जीवन को बताती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया है कि सपने वाकई में सच हो सकते हैं, बस सपने देखने और उन्हें पूरा करने वाला होना चाहिए। पुस्तक विमोचन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 8 सालों में देश में कई ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर पर आई ये किताब और भी मायने रखती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद इतिहास में अनूठा स्थान बनाया है। यहाँ तक कि उनके आलोचक भी ये मानते हैं कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति ने अपने कर्म, निष्ठा और समर्पण के चलते मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में पिछले 20 सालों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्री नरेंद्र भाई, however, last 20 years carved out a unique place in the history of post-independent India. Earlier, for about 13 years as the Chief Minister of Gujarat, and over the last 8+ years as the Prime Minister. There is a Modi phenomena. Even his detractors, opponents, agree that Modi is a phenomenon, whether you like it or not. He is a phenomenon. At the national level, even at the international level also, we are all seeing the reports that a person who has no earlier administrative experience, becoming a chief minister, doing a wonderful work, and then becoming a prime minister, and then in the international arena also, he is recognized, he is respected, India also is respected and recognized. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरुआत में चुनाव का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उनके नेतृत्व में गुजरात में कुशलता के साथ काम भी हुआ और समावेशी विकास भी हुआ। मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है, इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल तक आतंकवाद पर वैश्विक बहस का नेतृत्व किया। उन्होंने विकास केंद्रित राजनीति और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सीमाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।
The 8 years of Modi Sarkar has brought terrorism fair square at the center of the global debate. And he has concentrated on developing the border infrastructure because he knows that is essential to meet our security challenges. So it could be Uri and Balakot, it could be Doklam and Ladakh. But you can see today, this is not a country that shies away from its hard security challenges. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पर लिखी गई इस पुस्तक में 22 क्षेत्रों के विशेषज्ञों के 21 लेखों का संकलन है, जिसमें 2001 से लेकर 20 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुणाचल प्रदेश यात्रा के दौरान विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत में 75 वर्षों की यात्रा में लोकतंत्र लगातार सुदृढ़ और मजबूत होता दिख रहा है, जिसका मूल कारण है तेजी से होता विकास। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी पिछले कुछ समय से तेजी से विकास हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षमता और संभावनाएं भी बहुत हैं, बस जरूरत है तो उन संभावनाओं को अवसर में बदलने की। इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 सम्मेलन के शुभारंभ के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन व्यापक चर्चा संवाद को प्रोत्साहित कर विधायी परंपराओं को उन्नत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को और समृद्ध बनाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विचारों, नवाचारों और परंपराओं को साझा करके संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, हमारी विधायी परंपराओं को उन्नत करते हैं और उन चर्चा और संवाद के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज का अनुभव होता है, उसको एक दूसरे की विधानसभाएं साझा भी करती है और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं उन अनुभव विचारों को साझा करती है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम जनभागीदारी को बढ़ावा देकर अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते 75 सालों में देश में जो विकास हुआ है उससे उत्तर पूर्व के राज्यों में भी अब विकास की बयार बह रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की विकास की मुख्य धारा का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद हमारे मनीषियों ने जिस संविधान की रचना की वो आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे राष्ट्र नेताओं के सामने एक चुनौती थी। चुनौती इस बात की थी कि हम ऐसी कौन सी शासन व्यवस्थाएं लागू करें जिसमें भारत की विविधताएं, उनकी कल्चर, उनकी भाषा, सबको एक विविधता को एक साथ लाकर हम लोकतंत्र को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और इस विविधता की चुनौती को उस समय के हमारे नेताओं ने समझा और एक ऐसी संसदीय प्रणाली लागू की जो आज पूरे विश्व के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मनीषियों ने जो हमारा संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लेकिन आज वह संविधान हमारी जनता के लिए, हमारे लिए एक मार्गदर्शक तो है सही, लेकिन उस संविधान के द्वारा हम दुनिया के अंदर संदेश दे पाए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
जो जनता के द्वारा चलाया जाता है और जनता जिसको चलाती है। आपको बता दें कि प्रशासनिक रूप से सीपीए भारत क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित किया गया है। ये एक ऐसा संगठन है जो सुशासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन करने के लिए काम करता है। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। सीपीए सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अत्याधुनिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने विधानसभा परिसर में विधानसभा के ग्रंथागार और एक्सपो के साथ जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर महामारी के तनाव की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता विषय पर शिखर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी जीवन को बाधित करती है। भारत में हमने महामारी के खिलाफ एक जन केंद्रित रणनीति अपनाई है। वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत अपनी सस्ती स्वदेशी कोविड शमन तकनीकी, टीके और चिकित्सा विज्ञान को दूसरे देशों के साथ साझा करके सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन के अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अपनी करीब 90% वयस्क आबादी और 50 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण कर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए एक जन केंद्रित रणनीति अपनाई और इस साल के अपने स्वास्थ्य बजट के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया। In India, we adopted a people-centric strategy against the pandemic. We have made the highest ever allocation to our annual healthcare budget. Our vaccination program is the largest in the world. We have fully vaccinated almost 90% of the adult population and more than 50 million children. India manufactures 4 WHO approved vaccines and has the capacity to produce 5 billion doses this year. We supplied over 200 million doses to 98 countries bilaterally and through COVAX. प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने पारंपरिक चिकित्सा का व्यापक रूप से उपयोग किया है और इस ज्ञान को दुनिया को उपलब्ध कराने के लिए भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO केंद्र की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने एक मजबूत और अधिक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य संरचना बनाने के लिए WHO को मजबूत करने और उसमें सुधार करने का भी आह्वान किया। Excellencies, it is clear that a coordinated global response is required to combat future health emergencies. We must build a resilient global supply chain and enable equitable access to vaccines and medicines. WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. As a responsible member of the global community, India is ready to play a key role in these efforts.
शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी की निरंतर चुनौतियों का समाधान करने और एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का निर्माण करने के लिए नई कार्रवाइयों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जननी वो होती है जो अपने से पहले अपनों की चिंता करती है और हर गर्भवती को स्वस्थ रखना और सुपोषित करना हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर 2020 में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम के तहत 3000 महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत देश कुपोषण से मुक्त हो, प्रधानमंत्री के इस संकल्प को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण संपन्न हुआ। अभियान के इस चरण में लोकसभा अध्यक्ष ने 3000 गर्भवती माताओं को 17 किलो विभिन्न खाद्यान्न की पोषण किट वितरित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर कहा कि ये अभियान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में तब तक चलेगा जब तक मां और बच्चा पोषित नहीं हो जाता। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अंतिम पंक्ति की मां को भी इस अभियान से पोषित बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि मां हमारी जननी है और जननी को स्वस्थ रखना, मां को स्वस्थ रखना, उसको पोषित करना समाज की जिम्मेदारी है और समाज इस जिम्मेदारी को उठाए, इसके लिए हमें इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। सबको सामूहिकता के साथ काम करना होगा कि इस देश के अंदर जो भी हमारी जननी है, जो भी हमारी मां है, उसको पोषित भी करेंगे, उसको स्वस्थ भी बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। और जब मां स्वस्थ रहेगी तो आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के सभी सांसदों को इस अभियान को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में शुरू करना चाहिए। समाज को साथ लेकर, सबको साथ लेकर हर गली, मोहल्ले, गांव, ढाणी के अंदर ऐसी मांओं को चिन्हित करेंगे और ऐसी मां को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा पोषण, एक पौष्टिक पोषण और पौष्टिक पोषण के साथ उसमें जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उसकी सप्लीमेंट्री भी देंगे ताकि वो मां स्वस्थ रहे। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा लक्ष्य है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में ये अभियान की शुरुआत हुई है। देश के हर माननीय सांसद सदस्य, देश के हर विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक नेता इसकी शुरुआत करेंगे और अपने अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से हम मां को सुपोषित कर सकें, मां को स्वस्थ रख सकें ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। गौरतलब है कि गर्भवती कुपोषित 3000 माओं को दिए पोषण किट में 17 किलो सामग्री है। बहरहाल सुपोषित मां अभियान के जरिए कोटा में नया इतिहास लिखा जा रहा है, जिसके बाद कोटा को देश में अब मातृत्व के सम्मान के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन अभी वो और काम करेंगे। उनका इरादा आराम करने का नहीं, बल्कि उनका सपना सरकारी योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए वह नए संकल्पों और नई ऊर्जा के साथ जुट जाने की तैयारी में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात करते हुए भावुक हो गए। गुजराती में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भरूच की वाणिज्यिक और सांस्कृतिक विरासत को याद किया, साथ ही भरूच के सामने अपने लंबे जुड़ाव को भी याद किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में संभावनाओं के बारे में भी बात की। साथियों, आप जानते हैं भली भांति हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, अब उसको भी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य को पूरा करने के अवसर पर किया गया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में 10 मई 2022 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक हुई। 11 मई 2022 को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 मई 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 मई 2022 को ही विधान अधीनस्थ संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 12 मई 2022 को ही जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 की बैठक संपन्न हुई। वहीं 13 मई 2022 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।